नमस्ते। चलिए एक ऐसी कंपनी की कल्पना करते हैं जो इतनी पावरफुल हो जाए कि उसकी अपनी सेना हो, वो युद्ध लड़े और बड़े बड़े इलाकों पर हुकूमत करे। जी हाँ, ठीक यही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आज हम उसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने इस बेकाबू हो चुके कॉरपोरेशन पर लगाम कसने की कोशिश की। ये एक ऐसा सफर था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक प्राइवेट कंपनी एक सरकार कैसे बन जाती है। और ये कोई थियोरेटिकल सवाल नहीं था, ये एक असली और बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना ब्रिटिश संसद कर रही थी जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहिसाब ताकत को देखा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। वो तो एक तरह से राज्य के भीतर राज्य बन चुकी थी। भारत में उसकी अपनी एक विशाल सेना थी, वो लड़ाइयां लड़ रही थी और बहुत बड़े इलाकों को कंट्रोल कर रही थी। और लंदन से ब्रिटिश सरकार ये सब बहुत चिंता के साथ देख रही थी। वो जानते थे कि अब कुछ तो करना ही होगा। तो इस संकट का जवाब था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये संसद का पहला सीरियस अटेम्प्ट था कि वो लगाम को वापस अपने हाथ में ले और भारत में कंपनी की शक्ति को, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रेगुलेट करे। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। इस कानून की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। ये 3 वजहों से एक मील का पत्थर था। ये सरकार का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का। ये पहली बार था जब कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को ऑफिशियली मान्यता दी गई। और सबसे जरूरी, इसने भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। तो ये कानून असल में काम कैसे करता था, चलिए देखते हैं। ये कंट्रोल के 5 पिलर्स पर आधारित था। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल का एक पावरफुल पद बनाना। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन लाना। तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। चौथा, कंपनी के कर्मचारियों पर प्राइवेट ट्रेड करने या रिश्वत लेने पर सख्त पाबंदी लगाना। और पांचवां, कंपनी को अपनी फाइनेंशियल और मिलिट्री एक्टिविटीज के बारे में ब्रिटिश सरकार को रेगुलरली रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करना। चलिए इस नई भूमिका बंगाल के गवर्नर जनरल को जरा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था, ये भारत में एक सेंट्रल पावर बनाने की कोशिश थी जो सारी अथॉरिटी को एक जगह पे इकट्ठा कर सके। और इस पावरफुल पद को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनके साथ ही सेंट्रलाइजेशन के इस आइडिया को एक चेहरा मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जैसा कि अक्सर होता है ना? पहला समाधान शायद ही कभी परफेक्ट होता है। इस कानून ने अनजाने में ही कुछ नई समस्याएं पैदा कर दी और 2 नई बनी अथॉरिटीज के बीच एक पावर स्ट्रगल को जन्म दे दिया। और ये टकराव बिल्कुल साफ था। देखिए, एक तरफ थे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल यानी नई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और दूसरी तरफ था नया सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनकी पावर्स और उनका दायरा ये ठीक से डिफाइन नहीं किया गया था। ये तो जैसे एक बड़े सत्ता संघर्ष का नुस्खा था कि भाई आखिर अंतिम फैसला किसका होगा। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश संसद को फिर से एक्शन में आना पड़ा। उनका सॉल्यूशन था 1781 का संशोधित अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही सब कुछ पता चलता है ना। इसका मकसद था पिछले कानून की प्रॉब्लम्स को सेटल करना। इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ था। जैसा कि एक हिस्टोरिकल सोर्स इसे सीधे शब्दों में कहता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारना। मतलब इससे ज्यादा सीधा और कुछ नहीं हो सकता। संसद एक तरह से मान रही थी कि उनसे गलती हुई है और अब वो उसे ठीक करने जा रहे थे। तो इस नए कानून ने प्रॉब्लम्स को सीधे सीधे ठीक किया। जहां 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल पर उनके ऑफिशियल कामों के लिए मुकदमा चल सकता था, वहीं 1781 के एक्ट ने उन्हें इससे छूट दे दी। जहां पहले कोर्ट रेवेन्यू के मामलों में दखल दे सकता था, अब उन मामलों को उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर कर दिया गया। और अपील की प्रोसेस को भी बिल्कुल साफ कर दिया गया। कारण और प्रभाव का रिश्ता एकदम साफ है। इसके अलावा 1781 के एक्ट ने कुछ और कानूनी बातें भी साफ की। इसने कलकत्ता के सभी रहने वालों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि कर दी। साथ ही ये भी तय किया गया कि पर्सनल लॉ लागू होंगे, यानी हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। और इसने गवर्नर जनरल को प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा और मजबूत हुआ। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इन शुरुआती कानूनों का दूरगामी महत्व क्या था? ये सिर्फ छोटे मोटे कानूनी सुधार नहीं थे। नहीं, ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थे। और यही सबसे जरूरी बात है।
जो चीज़ एक ट्रेडिंग कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश के तौर पर शुरू हुई थी, उसने अनजाने में भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख दी। उस अफरा तफरी से एक भविष्य के साम्राज्य की बनावट का जन्म हुआ। एक बहुत मशहूर हिस्टोरिकल नजरिया है जो कहता है अंग्रेजों ने एक साम्राज्य बनाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे उस पर शासन करने से पीछे नहीं हटे जब वो उनके रास्ते में आया। ये बात इरादे और हालात के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और हम अपनी इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं, इन शुरुआती कदमों को देखकर जो असल में सिर्फ कुछ समस्याओं को सुलझाने की जरूरत से पैदा हुए थे। क्या लगता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का नतीजा था, या फिर बस एक के बाद एक हुई घटनाओं का एक एक्सीडेंटल नतीजा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।